हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज आ चुका है कंप्यूटर मैराथन का डे 4 यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स को लेकर। जैसे कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में 2025 में जितने भी पेपर हुए उनका पैटर्न क्या रहा, उनको देखते हुए ये मैराथन सेशन दिया जा रहा है जो कि एग्जाम्स के लिए फुली बेनिफिशियल रहने वाला है। जूनियर असिस्टेंट हो, एजीटीए हो, जेई हो या कोई भी दूसरा एग्जाम, उसमें ये सेशन आपके मदद करेंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग बेस्ट 60 क्वेश्चंस के साथ में आए हैं और देखेंगे कि यहां पर आप आउट ऑफ 60 कितना स्कोर कर पाते हैं। आपका कितना स्कोर आया आउट ऑफ 60 आज के सेशन में मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। शुरू करें आज के सेशन को। तैयार हैं आप सब? उम्मीद है कि जितने सेशन मैं अभी तक ले चुका हूं, डे 1 से लेकर डे 4 तक, डे 3 तक, वो सभी आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट भी बना रहे होंगे, जो कि एग्जामिनेशन के टाइम पर एक बार फिर से आखिरी दिन आप रिवाइज करके जाएंगे। यस, चलिए। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी ट्रिपल एससी के अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर का एक कोर्स मिल जाए, बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसमें पहले कॉन्सेप्ट समझाया गया हो टॉपिक वाइज, फिर उसके एमसीक्यूज करवाए गए हो टॉपिक वाइज, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड कंप्लीट सिलेबस अगर आपको चाहिए तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। बेस्ट कोर्स है। अब आपको ये कोर्स पूरा रिकॉर्डेड मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। और ये रहा वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे पूछा था। बताइए जरा, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल E, कंट्रोल M, कंट्रोल F, कंट्रोल D या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, और इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल+D। और मैंने आपको यह भी कहा था कि इसके दो आंसर हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है कि फॉन्ट वाला जो बॉक्स है उसको कैसे ओपन करेंगे। तो पहला आंसर है कंट्रोल+D, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आंसर होगा कंट्रोल-Shift+F। यानी इन दोनों कीज की मदद से, इन दोनों शॉर्टकट कीज की मदद से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है तो एक बार देख लीजिए। दिस इज अ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जब आप ओपन करते हैं तो आपको फॉन्ट के नाम दिखते हैं, जैसे एरियल हो गया, जैसे एप्टॉस हो गया, टाइम्स न्यू रोमन है, एलिगेरियन है, एजेंसी है। ये अलग अलग फॉन्ट के नाम में आप बदल सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल आप बदल सकते हैं, जैसे बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, रेगुलर, है ना, इन सब में आप इटैलिक, ये सब आप कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट का साइज आप बदल सकते हैं यहां से। फॉन्ट का कलर आप बदल सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर फॉन्ट में अलग अलग तरीके के इफेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन, है ना। तो ये सब अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, या कुछ और भी चेंजेस हैं जो एडवांस के ऑप्शन में आपको देखने को मिलते हैं, तो आप ओपन करेंगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को। नेक्स्ट, है ना, ये रहा इसके बड़े पर्दे का पूरा पिक्चर। ये फॉन्ट में ये सारी चीजें, यानी फॉन्ट के रिगार्डिंग जो भी आपको बदलाव करना है वो आपको दिखेगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, और इसको ओपन करने की शॉर्टकट की आपको पता चल चुकी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड IPv4 एड्रेस? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 पता नहीं है? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। कौन सा IP एड्रेस वैलिड है या कौन सा नहीं है, कैसे पता करेंगे? आप जानते हैं कि IPv4 एड्रेस की जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 यानी 255 तक होती है। तो 0 to 255 इसकी रेंज है।
तो जो 255 की रेंज को पार कर जाएगा नंबर, वो गलत होगा। आइए देख लेते हैं। पहला वाला 250.25.20.1, क्या ये 255 के अंदर ही आ रहे हैं सारे ऑक्टेट? हाँ, यानी ये वैलिड है। दूसरा देखिए 200, 100, 10 और 1, ये भी वैलिड है। तीसरा देखिए 10, 10, 10, 10, 0 से 255 के बीच में है नंबर, ये भी वैलिड है। चौथा देखिए फोर्थ वन 10, 100, 1000, 10, क्या इसमें 255 को कोई नंबर क्रॉस कर गया है? हाँ। थर्ड वाली ऑक्टेट में 1000 लिख दिया गया है जो 255 से बड़ा हो गया, तो इसलिए फोर्थ वाला जो होगा वो इनवैलिड होगा। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। तो रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस, आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो कितनी है? 0 से लेकर 255 की। ठीक है, नेक्स्ट। मोस्ट इंडिविजुअल्स आर फैमिलियर विद विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई कॉमर्स से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ई कॉमर्स से, बहुत फेमस टॉपिक है ये। बताइए, अधिकांश व्यक्ति किस प्रकार के ई कॉमर्स से परिचित हैं? प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा कि वहां भी एग्जाम में ई कॉमर्स से कई सारे क्वेश्चन आए हैं। बताइए, अधिकांश व्यक्ति किस प्रकार के ई कॉमर्स से परिचित है, यानी हम और आप किस तरीके के ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हैं? B2B, B2C, C2B, C2C या नन ऑफ दीज? तो हम और आप जो शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, वो कैसे करते हैं? ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अगर आप वस्तुओं को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो इसका मतलब आप ई कॉमर्स का प्रयोग कर रहे हैं। यस, हम लोग क्या करते हैं? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, है ना, इन्हीं एप्लीकेशंस का यूज करते हैं चीजों को खरीदने के लिए, या फिर फूड डिलीवरी एप्स जिनके थ्रू हम लोग स्विगी, जोमैटो, है ना, इनसे ऑर्डर करते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये किस तरीके की एप्लीकेशन है? B2C है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर पर फोकस कर रही हैं, दैट इज B2C। अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मेटा है, नेटफ्लिक्स है, उबर है, पेटीएम है या स्विगी और जोमैटो हैं, ये सब किस तरीके की हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर। ये बिजनेस वाली हैं और कंज्यूमर को एंड प्रोडक्ट दे रही हैं, दैट इज B2C। और नॉर्मल तौर पे अगर आप देखिए, बचपन में ABC पढ़ाया जाता है, तो B के बाद क्या आता है? C, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि B के बाद C है और इसी से हम लोग फैमिलियर हैं, या ऐसे याद रख सकते हैं कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेटा, नेटफ्लिक्स, उबर, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब तो नहीं भूलेंगे, फैमिलियर का मतलब जो डेली लाइफ में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट। विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स currently account for about 97% of all e-commerce revenue? कह रहा है ऐसा कौन सा ई कॉमर्स है जो ई कॉमर्स प्रॉफिट, रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट का 97% है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट ई कॉमर्स को किस मॉडल से होता है? B2B से, B2C से, C2B से या C2C से, या नन ऑफ दीज? या आता है बताएंगे नहीं? क्या होगा इसका आंसर? एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी मदद से आप खुद ही आंसर कर देंगे। मुझे बताइए, मान लीजिए आपकी एक होलसेल की दुकान है, आप वहां पर होलसेल में बेचते हैं सामान को, और एक शॉप आपकी ऐसी है जो रिटेल वाली है, जहां पर आप फुटकर बेचते हैं। तो मुझे बताइए कि आपको ज्यादा प्रॉफिट किस में होगा? होलसेल वाले से आप जल्दी ग्रो करेंगे, या जो रिटेल वाली शॉप है उससे आप जल्दी ग्रो करेंगे? बिल्कुल सही, आपने कहा सर होलसेल वाले से जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि होलसेल में बल्क में माल आपका बिकेगा, है ना, तो वहां से ग्रो करने के चांसेस क्या हैं? बहुत ज्यादा हैं। जबकि रिटेल में फुटकर में बिकेगा, एक एक करके बिकेगा, तो वहां पर धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब जो ज्यादा प्रॉफिट है, जो ज्यादा रेवेन्यू है, वो होलसेल से आता है। और होलसेल का मतलब आप उन्हीं को बेचेंगे जिनका बिजनेस है ना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके पास दुकानदार आएंगे लेने के लिए। तो इसका मतलब ये जो मॉडल है ये किस तरीके का है जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है? दैट इज बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं आपकी? अलीबाबा,
नाम तो सुना ही होगा, जनरल इलेक्ट्रिक, इंडिया मार्ट, वॉलमार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, आईबीएम, सेल्सफोर्स। यानी ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, ये किसको माल सप्लाई करती हैं, बिजनेसेस को। ये खुद भी एक बिजनेस पैटर्न पर काम करती हैं और ये आगे भी अपनी जो प्रोडक्ट है ये किसको सप्लाई करती हैं, बिजनेस को। तो ये हो गई आपकी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज द पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल ई गवर्नेंस का हिस्सा है। ई गवर्नेंस का मतलब सरकार, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस का मतलब गवर्नमेंट यानी सरकार। जब सरकार हमसे कुछ लेती है, कुछ पैसे लेती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस मॉडल किस पर बेस्ड होगा, कंज्यूमर टू गवर्नेंस पर, यानी C2G पर। कंज्यूमर टू गवर्नेंस का मतलब जब सरकार हमसे TDS लेती है, पैसा आता है उनके पास, GST वसूलती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, तो वो इनकम जनरेट करती है। इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो गया, या हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से सरकार हमसे पैसे लेती है अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए और वेलफेयर में काम करने के लिए चार्जेस लेती है ना। तो हम पॉपकॉर्न पर भी टैक्स देते हैं, यस, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड C2G। अब पॉपकॉर्न पर भी अलग अलग तरीके के टैक्स हैं। पॉपकॉर्न मीठा है तो कम टैक्स है ना। अगर वो तीखा हो गया पॉपकॉर्न, उसमें नमक डाल दिया आपने तो टैक्स बढ़ गया, है ना। मिर्ची डाल दी तो और बढ़ गया, संभल के। नेक्स्ट, डैश इज द प्लेटफॉर्म दैट प्रोसेस पेमेंट फॉर ऑनलाइन परचेजेस। बताइएगा, डैश वह प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन खरीदारी के लिए भुगतान संसाधित करता है। बताइएगा, डैश इज द प्लेटफॉर्म दैट प्रोसेस पेमेंट। कह रहा है जितनी भी दुनिया में जो पेमेंट होती है उनको प्रोसेस कौन करता है, पेमेंट गेटवे, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है पेमेंट गेटवे। जितनी भी पेमेंट होती हैं उनको प्रोसेस करने का काम, उनको कलेक्ट करने का काम और आगे वेंडर को देने का काम किसका है, पेमेंट गेटवे का है। अगर हम पेमेंट गेटवेज की बात करें तो हमारे पास जो फेमस पेमेंट गेटवेज हैं वो कौन कौन से हैं। CC एवेन्यू, आपने देखा होगा अगर कभी भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको इनमें से किसी को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। CC एवेन्यू, पेयू, इंस्टामोजो, CC एवेन्यू दो बार आ गया है, बिल डेस्क, जस्ट पे, एयर पे, कैश फ्री पेमेंट, ज़ाक पे या रेजर पे जैसे बहुत ही फेमस हमारे पेमेंट गेटवे हैं। यस, और यही पेमेंट को कलेक्ट करके आगे प्रोसेस करने में मदद भी करते हैं। ERP क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP का मतलब अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप क्या चाहेंगे कि हमारी कंपनी में सारा डेटा एक जगह पर कलेक्ट हो जाए, एक ही जगह पर सारा काम हो जाए, और इसे बोलते हैं ERP सॉफ्टवेयर या ERP सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबका डेटा एक जगह पर कलेक्ट होना, दैट इज कॉल्ड ERP। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब कि यूजर तक कैसे कोई प्रोडक्ट पहुंचे, उसके लिए कितने इंटरमीडिएटरी लगाए जाएं, किस किस माध्यम से यूजर तक प्रोडक्ट पहुंचे, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इनहैंसिंग वेबसाइट टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द साइट एंड गेन रैंकिंग। डैश क्या साइट की दृश्यता बढ़ाने और रैंकिंग हासिल करने के लिए वेबसाइटों को बढ़ाने की प्रक्रिया है। बहुत आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी स्क्रॉल करे, बहुत हिट हो जाए, ट्रेंडिंग में आ जाए, या आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, SEO करेंगे, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रयोग करेंगे। अब SEO दो तरीके का होता है, एक तो होता है ऑर्गेनिक अपने आप, और दूसरा होता है पेड वाला, है ना। एडवर्टाइजमेंट, ऐड देकर, पेड करके हम SEO करवा सकते हैं।
तो ये एसईओ कैसा होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो वेबसाइट या हमारे कंटेंट या हमारे वीडियोस को इनहेंस करता है, उसकी रीच को बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, विच सेगमेंट इज ईबे एंड ओएलएक्स एन एग्जाम्पल? कह रहे ईबे और ओएलएक्स किस सेगमेंट को टारगेट करता है या किस सेगमेंट का उदाहरण है? ईबे ओएलएक्स का यूज शायद आपने किया हो, है ना। यहां पर क्या होता है ईबे या ओएलएक्स में, आप सेकेंड हैंड चीजों को खरीद सकते हैं। कोई पर्सन है वो अपनी बाइक बेचना चाहता है ना, ओएलएक्स पर डाल दी। कोई पर्सन है वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, उसने ओएलएक्स पे डाल दिया। तो सेकेंड हैंड चीजें यहां पर आसानी से मिल जाती हैं। या हाउस, है ना, किसी को अपना रेंट पर देना है मकान, ईबे या ओएलएक्स की मदद से ये भी कर सकता है। तो ईबे और ओएलएक्स किस सेगमेंट को टारगेट करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड द आंसर इज C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यानी यहां पर क्या होता है, दोनों पार्टी एक तरीके से कंज्यूमर ही हैं। पहले वाले ने कंज्यूम करके प्रोडक्ट को डाल दिया, है ना, अब दूसरा उसको कंज्यूम करने जा रहा है, तो दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और इसमें आपके मेनली कितने प्रोडक्ट आते हैं, कितनी एप्लीकेशंस या कितनी सर्विसेज आती हैं? मेनली 3। ईबे हो गया, ओएलएक्स है, क्विकर है ना। दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर के उदाहरण बताइए। ईबे ओएलएक्स क्विकर होगा। C2C में क्या क्या आता है ना, तो आपको ये नाम पता चल गए। या ईबे ओएलएक्स क्विकर किस तरीके की ई कॉमर्स सुविधा है, तो आंसर होगा C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच टाइप डील्स विद ऑक्शन? कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ई कॉमर्स है जो ऑक्शन पर बेस्ड है। ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगाना, है ना, नीलामी करना। तो कह रहा है ऐसा कौन सा ई कॉमर्स माध्यम है जिसमें नीलामी की जाती है, जिसमें बोली लगाई जाती है, जिसमें ऑक्शन किया जाता है? B2B, B2C, C2B, C2C, ऑल ऑफ द अबव, या आता है बताएंगे नहीं? एंड द करेक्ट आंसर इज C2C। अगेन इन्हीं में ही बोली लगती है ना, कि एक ने कहा हमारी बाइक 5,000 की बेचनी है, दूसरे ने कहा नहीं 4,000 में दे दो, है ना, तीसरे ने कहा नहीं मैं 4,500 में खरीद लूंगा। तो जहां बोली ज्यादा लगी वहां बेच दिया गया। तो दैट इज कॉल्ड C2C, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो C2C डील्स विद द ऑक्शन, C2C ही बोली या नीलामी पर काम करता है, दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग? निम्नलिखित में से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो हमारे ब्रेन की नकल करता है, कि जैसा इंसान काम करेगा वैसे ही हम भी काम करेंगे? ऐसे कंप्यूटर को क्या बोला गया? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, IBM चिप्स या सुपर कंप्यूटर? अच्छा, हमारा जो ब्रेन है वो कब काम करता है अच्छे तरीके से? जब प्रॉब्लम बड़ी होती है ना, यानी जब कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो हमारा ब्रेन और तेजी से काम करने लगता है ना। देखो अब एग्जाम करीब है, अब आपका ब्रेन जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है ना। पहले आप इतनी तेजी से लर्न नहीं कर पा रहे थे चीजों को, लेकिन जैसे ही आपको पता चला एग्जाम इस डेट को है, आपका माइंड एक्टिव हो गया और उसने फटाफट चीजों को ग्रैस्प करना शुरू किया। रजनीकांत बन गए आप। यस, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ब्रेन वर्किंग एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स चीजों को करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर टेक्निक बनी है। ये बहुत फास्ट टेक्निक है जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यानी जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स का समाधान मिनटों में निकालने में मदद करती है। दैट इज कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटर। अब क्वांटम कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें अच्छे से जानिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ध्यान से देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांतों का उपयोग करके गणना करती है। यानी क्वांटम कंप्यूटर्स किस पर काम करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैकेनिज्म या सिद्धांतों पर या प्रिंसिपल पर काम करता है। तो क्वांटम कंप्यूटर कुछ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बना हुआ है।
ठीक, यूज एआई टेक्निक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का ही प्रयोग करता है, ठीक है। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम टेक्नोलॉजी को बनाने वाले जो पर्सन हैं वो ये हैं, बिखरे बिखरे बाल, है ना, बिखरी बिखरी जुल्फें, दैट इज मिस्टर डेविड ड्यूस्ट, मिस्टर डीडी, डेविड ड्यूस्ट। इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया किसका? क्वांटम टेक्नोलॉजी का या क्वांटम कंप्यूटर का। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, बड़ी अच्छी चीज आपने बनाई है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है आपने, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। आगे देखो, बहुत जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम है, दैट इज क्वांटम कंप्यूटर्स। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम टेक्नोलॉजी बनाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है ये समझो, क्वांटम कंप्यूटर्स में और जो अभी तक के नॉर्मल कंप्यूटर्स थे, है ना, उनमें क्या डिफरेंस है? आप पूछेंगे ना कि सर अभी तक जो कंप्यूटर मार्केट में थे उनसे क्वांटम कंप्यूटर कैसे अलग है? इधर आओ, जरा ध्यान से समझो। अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे सर बिट है। अगर मैं पूछूं बिट की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे बाइनरी डिजिट है। अगर मैं पूछूं बाइनरी डिजिट का मतलब, तो आप कहेंगे 0 और 1। हां, 0 और 1, यानी अभी तक जो कंप्यूटर थे वो 0 या 1 पर काम करते थे, या तो 0 या तो 1, या तो ऑन या तो ऑफ, है ना। प्लग जो होता है, स्विच जो होता है, या ऑन होता है या ऑफ होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि वो ऑन ऑफ दोनों हो जाए। होता है कई बार, है ना, जब खराब हो जाता है वो स्विच तो बीच में आके रुक जाता है, तो डीजे बन जाती है लाइट हमारी, है ना, अपने आप ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होने लगती है, तो वो खराब होने पे होता है। लेकिन क्या कंप्यूटर 0 1 दोनों पर काम कर सकता है एक साथ? यस, इसी पर काम किया क्वांटम कंप्यूटर्स ने, जिसको कहा गया क्यूबिट। अब बिट नहीं है, अब क्वांटम कंप्यूटर बिट पर काम नहीं करती, अब क्वांटम कंप्यूटर जिस स्मॉलेस्ट यूनिट पर काम करती है वो है क्यूबिट। डिफरेंस क्या हुआ? पुराने वाले कंप्यूटर्स 0 और 1 पे काम करते हैं, या 0 या 1, और नए वाला जो क्वांटम कंप्यूटर हैं ये 0 एंड 1 पे काम करते हैं। 0 भी है और 1 भी है, दोनों पर एक साथ काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्यूबिट। आइए जरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्वांटम कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन क्यूबिट, और क्यूबिट की फुल फॉर्म है क्वांटम बिट, जिसे 0 एंड 1 कहा गया। तो क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट यानी क्वांटम बिट पर काम करते हैं, है ना, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रिलायबल कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीय संचार प्रदान करता है? बताओ जरा। रिलायबल कम्युनिकेशन वाली प्रोटोकॉल कौन सी है? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है? कनेक्शन ओरिएंटेड भी होती है वो। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इज विश्वसनीय प्रोटोकॉल, इज रिलायबल प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि ये एक्नॉलेज करती है, जब डेटा आप पर पहुंच जाता है तो ये बता देती है डेटा सेंड सक्सेसफुली। जैसे व्हाट्सएप पर जब आप मैसेज भेजते हैं तो जब आपका मैसेज पहुंच जाता है तो सिंगल टिक आता है, जब सामने वाला उसको रिसीव कर लेता है तो डबल टिक आ जाता है, और जब वो उसको पढ़ लेता है तो ब्लू टिक आ जाता है, और पढ़ने के बाद भी अगर रिप्लाई नहीं आता है ना तो वो एक्स बन जाता है, यानी उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ना। और यहीं से किस्सा शुरू होता है एक्स और वाई का, समझ गए ना। तो दैट इज टीसीपी कॉल्ड रिलायबल। और अगर क्वेश्चन में ये दिया होता ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है या ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन है जो अनरिलायबल है, तो आंसर हो जाता यूडीपी। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता वो है यूडीपी, यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन इन केस ऑफ अनरिलायबल, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता वो यूडीपी है। क्लियर? और टीसीपी और यूडीपी ओएसआई मॉडल के किस लेयर में आता है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। दैट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट, इन नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर? नेटवर्किंग में निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग
फिजिकल लेयर में किया जाता है। बिल्कुल सही। फिजिकल लेयर का मतलब पहली लेयर ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर की बात करें तो डेटा किस फॉर्मेट में ट्रेवल करेगा? बिट्स के फॉर्मेट में, यानी इसकी जो पीडीयू होती है वो क्या होती है? बिट्स। और फिजिकल लेयर पर कितनी डिवाइसेस काम करती हैं? 2। कौन कौन सी? बिल्कुल सही, एक हब और एक रिपीटर। क्या हब यहां पर गिवन है? नहीं। क्या रिपीटर यहां पर गिवन है? हां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है? रिपीटर का काम होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, बिना सिग्नल को डिग्रेड किए हुए, बिना सिग्नल की लेंथ या इसकी कैपेसिटी को कम किए इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देता है, दैट इज रिपीटर। समझ में आ गया? और हब क्या है? ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। हब का मतलब एक डंब डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जिसके पेट में कोई बात नहीं पचती, एक ऐसी महिला जिससे कहा जाए कि तुम्हें किसी को नहीं बताना कुछ, तो वो पूरे मोहल्ले में उस बात को बता दे, ब्रॉडकास्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड हब। और हब और रिपीटर किस लेयर पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है? 3 डिवाइसेस, स्विच, ब्रिज और मॉडेम। नेटवर्क लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है? वेरी गुड, राउटर, है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऊपर की चारों लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती हैं? दैट इज गेटवे, है ना, ऊपर की चारों लेयर पे। और काम आने पर जब रिक्वायरमेंट हो तो सातों लेयर पर गेटवे काम कर सकती है। याद करवाया था ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, आफ्टर PROM इज प्रोग्राम्ड वी कैन ओनली डैश द इंफॉर्मेशन। PROM प्रोग्राम हो जाने के बाद हम केवल डैश जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं रोम 3 तरीके के होते हैं, PROM, EPROM, EEPROM। PROM में क्या होता है कि हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो PROM में क्या होगा? रीड, राइट, रीड एंड राइट, रिमूव या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सिर्फ रीड कर सकते हैं PROM में, कोई बदलाव नहीं कर सकते। जबकि EPROM में हम बदलाव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा? अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा। और EEPROM में भी हम बदलाव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से। और EEPROM का एडवांस्ड फॉर्म क्या है? फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी में कितनी डिवाइसेस आती हैं? 3, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच लेयर इन OSI मॉडल इज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर लेयर? बताओ, OSI मॉडल में कौन सी परत हार्डवेयर परत की श्रेणी में नहीं आती? तो पहले तो ये बताओ, OSI मॉडल में कितनी लेयर ऐसी होती हैं जिन्हें हार्डवेयर लेयर बोलते हैं? स्टार्टिंग की 3 लेयर हार्डवेयर होती हैं। और स्टार्टिंग की 3 का मतलब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। ये तीनों कैसी हैं? हार्डवेयर। अब जरा देख लो, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क अगर हार्डवेयर है तो ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? नॉट हार्डवेयर लेयर। तो आंसर इज ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि ये तो हो गई हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ना तो हार्डवेयर होती है ना सॉफ्टवेयर होती है ना। दिस इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। ये OSI मॉडल का दिल है। TCP और UDP, है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही काम करती हैं। बहुत बढ़िया। अगला देखो, विच लेयर इन OSI मॉडल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर लेयर? OSI मॉडल में कौन सी परत हार्डवेयर नहीं, यहां सॉफ्टवेयर होगा, है ना, सॉफ्टवेयर परत की श्रेणी में आती है? सॉफ्टवेयर में कितनी आती हैं? अगेन 3। ऊपर वाली जो तीनों हैं उन्हें सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऊपर वाली तीनों का मतलब स्पा, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये तीनों आपकी किस कैटेगरी में आ गई? सॉफ्टवेयर की। यानी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों आपकी सॉफ्टवेयर लेयर बन गई। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 13 और 14 से जरा इधर आओ, इसको देखो। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 7। नीचे की जो 3 लेयर हैं, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क, ये किस कैटेगरी में आती हैं? हार्डवेयर या लोअर लेयर बोलते हैं इनको। ऊपर की जो 3 लेयर हैं,
इन्हें सॉफ्टवेयर लेयर या अपर लेयर के नाम से जानते हैं। और जो हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल है वो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। अब समझ में आया बढ़िया तरीके से, है ना। बस यही चीज याद रखने की रिक्वायरमेंट है कि नीचे वाली 3 हार्डवेयर हैं और ऊपर वाली 3 सॉफ्टवेयर है और बीच में ट्रांसपोर्ट आपकी हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल है। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है टोपोलॉजीज लाइक बस, स्टार, रिंग, ट्री कम्स अंडर विच लेयर इन ओएसआई मॉडल। बताओ जरा। टोपोलॉजीज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजीज गाइस? मालूम है ना कि कंप्यूटर को इंटरनेट पर कैसे अरेंज करें, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। द फिजिकल एंड लॉजिकल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो यहां क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो बस है, स्टार है, रिंग है या ट्री है, ये किस लेयर के अंतर्गत आती है? हम सब जानते हैं ये बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग और ट्री ये फिजिकल लेयर के अंतर्गत आती हैं। पहली लेयर फिजिकल लेयर, जिसमें केबल्स भी आती हैं, जिसमें टोपोलॉजीज भी आती हैं, है ना। तो ये सारी किसकी पार्ट होंगी? दैट इज फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर में कौन कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं? जल्दी से बताइए फिर से, कौन कौन सी डिवाइसेस आएंगी फिजिकल लेयर के अंदर? 2 डिवाइसेस, हब और रिपीटर। हब और रिपीटर। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द टीसीपी आईपी मॉडल? टीसीपी आईपी मॉडल का आविष्कार किसने किया? हम जानते हैं नेटवर्किंग में 2 मॉडल होते हैं, पहले टीसीपी आईपी मॉडल, फिर ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल किसने खोज करी इसकी? विंट सर्फ एंड बॉब खान। ओएसआई मॉडल की खोज किसने करी? आईएसओ के द्वारा दिया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल किसके द्वारा दिया गया? 1970 में विंट सर्फ एंड बॉब खान। कब दिया गया? 1970 में। और टीसीपी आईपी को एक स्टैंडर्ड का दर्जा किस ईयर में प्राप्त हुआ? द आंसर इज 1983 में। और 1984 में आ गया ओएसआई मॉडल। फिर से सुनिए, टीसीपी आईपी मॉडल कब बना? 1970 में। 13 साल के बाद 1983 में इसको स्टैंडर्ड का दर्जा प्राप्त हो गया कि तुम बहुत बढ़िया काम कर रही हो। और फिर ओएसआई मॉडल को बना दिया गया 1 साल के बाद, यानी 1984 में। समझ में आया? अब टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीसीपी आईपी मॉडल में पहले होती थी 4 लेयर, अब होती हैं यहां पर 5 लेयर, है ना। जरा ध्यान देना, जो ओल्डेस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड नीता, NITA, टॉप टू बॉटम। यानी पहली लेयर हो गई नीता अंबानी से, याद रखना। पहली लेयर नेटवर्क एक्सेस लेयर, जिसको कई बार लॉजिक लेयर भी बोल देते हैं। इंटरनेट लेयर दूसरी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर तीसरी लेयर और एप्लीकेशन लेयर चौथी लेयर। नीता अंबानी याद है ना, मुकेश अंबानी जी की धर्मपत्नी। यस, नेटवर्क एक्सेस लेयर पहली, आई इंटरनेट, टी ट्रांसपोर्ट और ए एप्लीकेशन। तो टीसीपी आईपी मॉडल में पहले कितनी लेयर्स थी? 4। ये रही। पहली लेयर नेटवर्क है, दूसरी इंटरनेट है, तीसरी ट्रांसपोर्ट है और चौथी एप्लीकेशन है ना। अप्रोच ये टॉप टू बॉटम है, लेकिन लेयर्स इसी तरीके से काउंट की जाएंगी। समझ में आ गई? लेकिन जो आपका ओएसआई मॉडल है वो बॉटम टू अप अप्रोच को फॉलो करता है ना। वहां पर अप्रोच आपकी बॉटम टू अप होती है। अब जरा एक बात और ध्यान से समझो कि टीसीपी आईपी मॉडल में जब हम लेयर्स की बात करते हैं तो हमें यह बात समझनी पड़ेगी क्या, कि जब ये टीसीपी आईपी मॉडल बना 1970 में तो 4 लेयर बनाई गई। कौन सी? नीता, नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, जिसको कई बार लिंक लेयर भी बोलते हैं। यानी जो नीचे वाली लेयर है इसको लिंक लेयर भी बोल दिया जाता है। तो नीता बोले या लीता बोले, LITA, लीता, एक ही बात है। लेकिन अब इसको अपडेट करके
5 लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। टीसीपी आईपी मॉडल को अपडेट किया गया ओएसआई मॉडल के तर्ज पर, और यहां पर 5 लेयर्स कर दी गई। कौन कौन सी? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओएसआई मॉडल में ऐसी कुछ लेयर्स हैं जिनको हटा दिया गया टीसीपी आईपी मॉडल में। कितनी ऐसी लेयर है? 2 लेयर। कौन कौन सी? सेशन और प्रेजेंटेशन को गायब कर दिया गया। देखो ध्यान से, यहां पर आपको सेशन लेयर भी नहीं मिल रही है टीसीपी आईपी मॉडल में, और प्रेजेंटेशन लेयर भी नहीं मिल रही है। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता भी है कि टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी लेयर एब्सेंट है जो ओएसआई मॉडल में प्रेजेंट है। तो आंसर होगा सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। ये दोनों लेयर टीसीपी आईपी के नए मॉडल में नहीं है। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, ये 5 लेयर अपडेट करके कर दी गई ओएसआई मॉडल के तरीके से ही। बात समझ में आई? तो अगर एग्जाम में पूछें कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो अगर ऑप्शन में 4 दिया है तो 4 हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में 5 दिया है तो 5 हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में 4 नहीं दिया, सिर्फ 5 दिया, तो 5 रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप आंसर करेंगे कि लेयर 4 है या 5 है। मान लीजिए दोनों मिल गया, ऑप्शन में आपको 4 लेयर भी मिल गया है ना, और 5 लेयर भी मिल गया, तो अब आंसर क्या लगाएंगे? अब लेटेस्ट वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे 5 लेयर, क्योंकि अब एग्जामिनर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या अपडेट है आप, या पुराने वाला ही आपको अभी तक याद है। क्या आपके टीचर ने आपको अपडेट करके पढ़ाया है, या पुराने वाले की तर्ज से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो एग्जामिनर ऐसे भी पकड़ लेता है। यस, याद रखना चीजों को। नेक्स्ट, एग्जामिनर इज वेरी जालिम, है ना। तो वो ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है जहां कैंडिडेट को कंफ्यूजन हो। अगला बताइए। अब ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को खुद ना पता हो, है ना, वो यही मान रहा हो कि 4 ही होती हैं, ऐसा भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है डिपार्टमेंट का। द बर्थ प्लेस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब वॉज, बताइएगा वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म स्थान क्या था। यानी वर्ल्ड वाइड वेब तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। www का यूज करके हम लोग इंटरनेट पर स्टोर इंफॉर्मेशन को सर्वर से फेच करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जैसे www.facebook.com, तो सर्वर से इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, निकालने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया? टिम बर्नर्स ली में। कहां बना? सर्न। तो बर्थ प्लेस इसकी कहां पर है? सर्न। टिम बर्नर्स ली ने बनाया वर्ल्ड वाइड वेब, 1989 में बनाया, है ना। ये ईयर भी याद रखिएगा। कहां बनाया गया इसको? सर्न में। सर्न का मतलब यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ई मतलब पहले ई आ गया यूरोपियन, फिर काउंसिल आ गया सी, ई सी, फिर एन आ गया, फिर आर आ गया, है ना। तो ऐसे टुकड़ों में है ये ECNR, दैट इज कॉल्ड सर्न, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यहां पर इसको बनाया गया, दैट इज कॉल्ड सर्न। क्या क्या याद रखना है? वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल सर्वर में स्टोर इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए करते हैं इंटरनेट की मदद से। टिम बर्नर्स ली इसके पापा हैं, ये रहे पापा, नमस्कार अंकल जी। 1989 में इसको डेवलप किया गया एट सर्न, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। नेक्स्ट, व्हेन वाज डिजी लॉकर लॉन्च, है ना, बड़ा ही फेमस है डिजी लॉकर, नाम तो सुना ही होगा आपने कि जितने भी आपके मार्कशीट्स हैं, है ना, जितने भी आपकी सॉफ्ट कॉपीज हैं, उनको आप मेंटेन करके रख सकते हैं डिजी लॉकर में, जो कि मान्य होगा। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उन सबको डिजी लॉकर के फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। विच इज प्लेइंग अ माइलस्टोन इन ई गवर्नेंस, कह रहे डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया जो ई गवर्नेंस में मील का पत्थर साबित हुआ। करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। क्या सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है ये? इसमें एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिजी लॉकर है इसके पापा कौन है? अमित रंजन, मिस्टर अमित रंजन जी के द्वारा यह बनाया गया 1 जुलाई 2015 को डिजी लॉकर, जिसकी थीम क्या थी, जिसकी टैगलाइन क्या थी? योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कभी भी किसी भी समय इसमें स्टोर कर सकते हैं और कैरी कर सकते हैं, है ना। तो खतरा नहीं है खोने का, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में है और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यह मान्य भी है। तो दैट इज कॉल्ड अ डिजी लॉकर। क्लियर है?
नेक्स्ट, व्हाट्सएप वॉज फाउंडेड इन डैश बाई ब्रेन एक्टॉन एंड जैन कोयुम। कह रहे जो व्हाट्सएप है जो इतना फेमस है, इसको किस ईयर में फाउंड किया गया, बनाया गया, और किसने बनाया? पहले तो नाम याद रखिए पापा का। जो व्हाट्सएप आप लोग इतनी मजे से यूज करते हैं, इसको बनाया किसने है? ब्रेन एक्टॉन और जैन कोयुम, दो लोगों ने मिलकर बनाया। कब? 2009 यानी 2009 में। कैसे याद करें? ऐसे याद करिए कि जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो घर वाले कहते हैं व्हाट्सएप नहीं यूज करना है। नहीं का मतलब नो, नो मीन्स नो, नो मीन्स 9 मतलब 2009। अब याद रहेगा। तो व्हाट्सएप वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? 2009। किसके द्वारा? ब्रेन एक्टॉन एंड जैन कोयुम। पापा के नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेंगे कि व्हाट्सएप किस ईयर में बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया, है ना, या मैच दी कॉलम में दे देंगे। तरीके बहुत हैं उनके पास पूछने के, है ना, आप जानते हैं, दे आर वेरी चालाक। डैश इज एन इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग डिवाइस या सर्विस। कह रहे डैश एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है। नाम बताइए। अगर सिर्फ क्वेश्चन में यह दिया होता कि माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्किंग सर्विस का नाम बताइए, तो आप लिख देते एक्स, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, है ना। एलॉन मस्क के द्वारा खरीद लिया गया ट्विटर। लेकिन इंडियन की बात हो रही है माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब जिसमें ब्लॉग करने की लिमिट है, ऐसा नहीं जिसमें पूरी स्टोरी उठा के लिख दो। माइक्रो का मतलब कम शब्दों में अपनी बात को लिखना है हैशटैग की मदद से, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ब्लॉगिंग। और इंडिया में माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस दैट इज कॉल्ड कू, है ना, कू के नाम से जानी जाती है। मालूम है ना आपको? लेटेस्ट एप्लीकेशन दैट इज कू, इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग। ट्विटर जिसका नाम एक्स हो गया है, आप जानते हैं। लिंक्डइन किसकी है? दैट इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। और लिंक्डइन दोस्तों क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा आप सीवी, रेज्यूमे या अपनी नौकरी के प्रोस्पेक्टिव से, जॉब के प्रोस्पेक्टिव से, जॉब सीकर जिसको जॉब चाहिए और जो जॉब की रिक्वायरमेंट रखता है, इनको आपस में मिला देता है। जॉब गिवर और जॉब सीकर, है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। कू आपको मालूम है। व्हाट्सएप भी आप जानते हैं, है ना, बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में आता है, या बेसिक कम्युनिकेशन वेबसाइट या एप्लीकेशन में आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप। क्लियर? नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ सेल कैन कंटेन इन एमएस एक्सेल 2016 या 2019 या 2021 या 2024, है ना, किसी भी वर्जन की बात कर लो, लेटेस्ट वाले में सब एक ही हैं। 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 2024। कह रहे लेटेस्ट वाले वर्जन्स की अगर बात करें तो कितने कैरेक्टर एक सेल में लिखे जा सकते हैं? बात समझ में आई ना? एक्सेल में छोटे छोटे सेल होते हैं ना, ढेर सारे रोज एंड कॉलम्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। सबसे छोटी यूनिट एमएस एक्सेल की सेल। और सेल के कलेक्शन से क्या मिलता है? दैट इज कॉल्ड वर्कशीट। और वर्कशीट के कलेक्शन से क्या बनता है? दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। और एक सेल में टोटल कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? दैट इज कॉल्ड 32767, 32,767 कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं एक सेल के अंदर एमएस एक्सेल में। देखो, है ना, तो हर एक सेल में टोटल कैरेक्टर्स कितने लिखे जा सकते हैं? 32,767 कैरेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना, एक्सेल स्प्रेडशीट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एमएस एक्सेल से, मालूम है ना, देखा है ना प्रीवियस ईयर का पेपर अच्छे से। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन एमएस वर्ड 2021? बताओ, एमएस वर्ड 2021 में किसी भी कैरेक्टर के लिए अधिकतम कितना फॉन्ट आकार लागू किया जा सकता है? या एमएस वर्ड में जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है वो कितना है? अगर टेबल में पूछ रहा होता, अगर ड्रॉप डाउन में मैक्सिमम साइज पूछ रहा होता तो 72 होता। क्या यहां ड्रॉप डाउन या टेबल दिया है? नहीं, यहां मैक्सिमम पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? 1638, यानी 4th इज द राइट वन। देख सकते हैं आप, एमएस वर्ड ओपन करिए, फॉन्ट का साइज चूज करिए और फॉन्ट के साइज में
1639 डाल के देखिएगा, है ना, एक साइज बढ़ा दीजिए, 1639 कर दीजिए या 1650 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो ये आपको एक मैसेज दिखाएगा क्या, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, कि जो फॉन्ट का साइज है वो 1 से लेकर 1638 के बीच में ही होना चाहिए, है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट जूम लेवल इन एमएस वर्ड, कह रहा है एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जूम स्तर क्या है, वर्ड में पूछें, एक्सेल में पूछें या पावर पॉइंट में पूछें, जूम लेवल कितना है, 100% सभी प्लेटफॉर्म्स में, सो द आंसर इज 100%। तो डिफॉल्ट सभी में 100 है, मिनिमम सभी में 10 है, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में मिनिमम जूम परसेंटेज 10, एमएस वर्ड में मैक्सिमम कितना है 500%, जबकि एक्सेल और पावर पॉइंट में मैक्सिमम कितना है 400%, है ना, बस यही अंतर है मैक्सिमम का। एमएस वर्ड में 500 मैक्सिमम है फॉन्ट साइज और एक्सेल और पावर पॉइंट में कितना है दोस्तों 400। वेरी गुड, सब आता है आपको, टेंशन मत लीजिए, कर लेंगे बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है, कैसे याद कराया था कि अगर कोई लाइन दे तो कहना शिफ्ट हो जाओ, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, जैसे कोई लाइन मारे क्या कहो शिफ्ट हो जाओ, यानी शिफ्ट प्लस एंटर, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऐसे ही याद करवाया था ना, याद आ रहा है ना, वेरी गुड। व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक कैसे करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर। मैंने आपको कितने तरीके के ब्रेक याद करवाए हुए हैं, 3 तरीके के ब्रेक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। कौन कौन से, पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक और पैराग्राफ ब्रेक। पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर, कैसे याद कराया था, पीसी प्रियंका चोपड़ा, कि पेज आ जाए तो कंट्रोल लगा दो, पी के साथ में सी, कंट्रोल प्लस एंटर। कोई लाइन दे तो कहो शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट प्लस एंटर। और पैराग्राफ ब्रेक के लिए सिर्फ एंटर, याद रहेगा ना, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, पेज ब्रेक, कंट्रोल प्लस एंटर, लाइन को ब्रेक करना है एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस एंटर, और पैराग्राफ को ब्रेक करना है तो एंटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इन एक्सेल इज करेक्ट टू फाइंड द सम ऑफ सेल A1 A2 A3 A4, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सेल A1 A2 A3 A4 का योग ज्ञात करने के लिए सही है। A1 से लेकर A4 तक अगर आपको सम करना है कैसे करेंगे दोस्तों बताइए, A1 कॉलन A4 और इक्वल्स टू सम, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले इक्वल्स टू का यूज करेंगे जो कि फॉर्मूला या फंक्शन के स्टार्टिंग में लगाया जाता है, फिर सम लिखेंगे सम के लिए, और फिर जिन सेल्स को सम करना है उनमें कॉलन लगा के उसको लिख देंगे। तो A1 से लेकर A4 तक जितनी भी सेल हैं उनको सम कर दीजिए, है ना, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ पीओपी प्रोटोकॉल इन ईमेल, ईमेल में पीओपी प्रोटोकॉल का क्या उपयोग है बताइए। हम लोग जानते हैं ईमेल में एसएमटीपी का काम क्या है, मेल को सेंड करना। पीओपी और आईमैप का काम क्या है, मेल को रिसीव करना। तो क्या रिसीव मेल या रिट्रीव मेल कहीं दिया है, जी हां, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू रिट्रीव दी मेल। और माइम का काम क्या है, अटैचमेंट को अटैच करना। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, डैश पार्ट एंड डैश पार्ट। बताओ, IPv4 एड्रेस की बात करें तो आप जानते हैं कि IP एड्रेस 2 तरीके के होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट का, मैक एड्रेस 48 बिट का। याद है ना, IPv4 32 बिट, IPv6 128 और मैक एड्रेस दैट इज ऑफ 48 बिट। भूलना नहीं बिल्कुल भी, है ना, बहुत मेहनत करी हुई है आप लोग के साथ में। आप जानते हैं कि IPv4 एड्रेस डेसिमल फॉर्मेट में होता है, IPv6 हेक्साडेसिमल में, और मैक एड्रेस भी हेक्साडेसिमल में होता है। क्लियर है, जानते हैं ना। IPv4 एड्रेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कौन सा, पहला नेटवर्क और दूसरा होस्ट, यानी नेटवर्क और होस्ट। तो IP एड्रेस जो कि 32 बिट का है, ये 2 चीजों में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है।
The first part is called the network address and the second part is called the host address. Clear है? Next. By default dates and time are dash in a cell of an MS Excel sheet. बताइएगा, डिफॉल्ट रूप से MS Excel शीट में सेल में दिनांक और समय किस तरफ होते हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर, फिल स्पैन या नन ऑफ दीज? हम जानते हैं एक्सेल शीट में जितने भी नंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट राइट साइड में होते हैं। तो डेट और टाइम क्या नंबर के फॉर्मेट में होते हैं? हाँ, ये नंबर ही तो होते हैं, डेट और टाइम। और नंबर्स का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है? राइट साइड, यानी ऑप्शन इज राइट अलाइन। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट हैं, नाम है किसी का, है ना, वो ऑटोमेटिकली किस तरफ अलाइन होगा? लेफ्ट अलाइन होगा। अगर आप एक्सेल के सेल में अपना नाम लिखेंगे तो वो सेल के लेफ्ट साइड में जाएगा, लेकिन आप अगर एक्सेल में कोई भी नंबर लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो राइट साइड में जाएगा। मालूम है ना? लिख के देखा हुआ है ना आपने? जानते हैं ना इस चीज को? वेरी गुड। नेक्स्ट, लेट्स से दैट कंटेंट A1, A2, B1, B2 आर 0, 0, A0। कह रहे मान लीजिए कि A1 यानी सेल A1 में जो कंटेंट है वो 0 लिखा हुआ है, A2 में 0 फिल है, A2 सेल में, B1 सेल में A है और B2 सेल में 0 है। कह रहे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ काउंट A1 कॉलन B2। तो A1 से लेकर B2 तक काउंट फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा? मान लीजिए कि सामग्री यानी कंटेंट सेल में A1, A2, B1, B2 क्रमशः 0, 0, A0 है, का आउटपुट क्या होगा? जबकि इक्वल्स टू काउंट A1 कॉलन B2 गिवन है। तो काउंट क्या करता है? सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है ना। व्हाट डज काउंट फंक्शन डू? काउंट ओनली नंबर्स, केवल नंबर को काउंट करेगा। अब जरा देखो 0, 0, A0 में कितने नंबर हैं? 0 एक नंबर है, हाँ, फिर 0 एक नंबर है, हाँ, फिर A ये नंबर नहीं है, 0 नंबर है, हाँ, यानी आंसर इज 3। क्योंकि A0, 0, A0 में टोटल नंबर्स कितने हैं दोस्तों? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 इज द करेक्ट आंसर। ये नंबर्स को काउंट करेगा, यानी 0 आंसर नहीं देगा, है ना। 0 कितनी बार है या नंबर कितनी बार है वो आंसर देगा। मान लीजिए यहां पर 1, 2, A, 3 होता तो आंसर क्या होता? तो भी 3 होता। लेकिन अगर सेल में 1, 2, 3, 4 होता लिखा हुआ तो आंसर 4 हो जाता। समझ में आ रहा है? जितने नंबर्स होंगे वो काउंट करेगा। लेकिन एक फंक्शन होता है काउंट A, जिसे बोलते हैं काउंट ऑल। अगर वो दिया होता यहां पर और अगर यही क्वेश्चन होता तो आंसर हो जाता 4, क्योंकि काउंट A क्या करता है? सब कुछ काउंट कर लेता है एम्प्टी सेल को छोड़कर। तो A1, A2, B1, B2 में अगर देखें तो टोटल कितने कंटेंट दिए हैं? 4, 0, 0, A0। तो काउंट A के केस में आंसर हो जाता 4। समझ में आया? वेरी गुड। हाउ मेनी रोज डस MS Excel 2021 वर्कशीट कंटेन? MS Excel 2007, अच्छा 2007 लिख दिया गया, कोई बात नहीं, 2007 हो 2021 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2007 से लेकर लेटेस्ट वाले 2024 वर्जन तक सब में रोज एक ही है। कितनी है? हाउ मेनी रोज, कितनी पंक्तियां होती हैं? आंसर इज 10,48,576। इधर आओ जरा, मतलब की बात देखो। अगर आपसे पूछें कि लेटेस्ट वर्जन में या 2007 से लेकर उसके ऊपर जितने भी वर्जन हैं, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 24, 365, इनमें कितनी रोज और कॉलम्स हैं? तो रोज हो जाएंगी 10,48,576, कॉलम्स हो जाएंगी 16,384। लेकिन अगर ओल्डेस्ट वाले वर्जन की बात करें 2003 और उसके नीचे वाले वर्जन्स की, तो आंसर क्या होगा? रोज के केस में 65,536, 65,536 और कॉलम्स के केस में 256। याद रखना, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ पावरपॉइंट 365 स्लाइड? कह रहे पावरपॉइंट 365 स्लाइड का डिफॉल्ट आकार क्या है? 16:9, 4:3, 5:25, 11:10 या नन ऑफ दीज?
हम जानते हैं लेटेस्ट वाले वर्जन में MS पावर पॉइंट का डिफॉल्ट का साइज कितना है 16:9, जबकि ओल्ड वाले वर्जन में कितना हुआ करता था 4:3, और नए वाले वर्जन में कितना हो गया है 16:9 डिफॉल्ट साइज ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड। देख सकते हैं स्लाइड के साइज पर क्लिक करना होगा और यहां आपको दो मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड और एक वाइड स्क्रीन, और जो वाइड स्क्रीन होता है वही है 16:9। पहले के समय में जो बाय डिफॉल्ट हुआ करता था वो स्टैंडर्ड वाला हुआ करता था, दैट इज 4:3। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS Excel 365? बहुत आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 365 में एक वैध सेल पता है? सेल एड्रेस वैलिड क्या होगा? आप जानते हैं किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है वो कॉलम और रो से मिलकर बनता है। कॉलम को अल्फाबेट और रो को नंबर से डिनोट किया जाता है। तो आंसर क्या होगा D6। यस, जैसे A1, A2, B1, B2, C1, C2, ऐसे ही तो आपके सेल का एड्रेस होता है, और वो जगह जहां पर सेल का एड्रेस दिखता है वो उस जगह को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। द प्लेस वेयर सेल एड्रेस इज शोन या विजिबल इज कॉल्ड नेम बॉक्स, उसे नेम बॉक्स बोलते हैं। और जहां सेल के कंटेंट को बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। यस, याद है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट इन MS Excel? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, और कंफ्यूजिंग भी होता है। क्यों? अभी आप देखेंगे। MS Excel में वर्कशीट में डिफॉल्ट संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? कह रहे जब आप एक्सेल शीट ओपन करते हैं तो वहां पर कितनी वर्कशीट आपको बाय डिफॉल्ट दिखती है? नए वाले वर्जन में एक वर्कशीट, पुराने वाले वर्जन में 3, शीट 1, शीट 2, शीट 3, नए वाले वर्जन में एक, शीट 1। अब आंसर क्या लगाएंगे? 1 तो है ही नहीं, लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग 3 है। जी हां, तो आंसर इज ओल्ड वर्जन के अकॉर्डिंग, दैट इज 3। किस वर्जन में कितनी बाय डिफॉल्ट थी? जरा एक बार ये भी देख लो। 2003 में 3 थी बाय डिफॉल्ट, 2007 में भी 3, 2010 में भी 3, 2016 से एक शुरू हुई है ना? ये बड़ा बदलाव है कि यहां पर 2007 वाला से 2007 से लेकर उसके आगे वाला ये नहीं है। यहां पर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स 2010 वर्जन तक इस्तेमाल की गई, और 2010 के बाद से जितने भी वर्जन हैं 13, 16, 19, 21 या 365 या 2024 लेटेस्ट वाला, इनमें जो बाय डिफॉल्ट आपकी वर्कशीट्स हैं वो कितनी हैं? 1 है। क्लियर है? ध्यान रखना इस बात को, गलती मत करना, है ना? 2010, 2013 यहां तक आपकी बल्कि 3 है, 2013 में भी आपकी 3 है, 2016 से आपकी 1 शुरू हुई है। ठीक, ये याद रखना, 1 आपकी कब से शुरू हुई? 2016 से। नेक्स्ट, टोकन रिंग इज अ डेटा लिंक टेक्नोलॉजी फॉर? बताइए, टोकन रिंग किसके लिए एक डेटा लिंक तकनीक है? टोकन रिंग जानते हैं ना, जिसका IEEE स्टैंडर्ड क्या है? 802.5 रिंग 5 उंगलियों में पहननी है, याद आया? टोकन बस 802.4, ईथरनेट 802.3, वाईफाई 802.11, पर्सनल एरिया नेटवर्क 802.15, 15 रुपए का पान। याद आ रहा है ना सब कुछ? पढ़ा हुआ बेकार तो नहीं जा रहा ना? बहुत बढ़िया। तो टोकन रिंग किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? लोकल एरिया नेटवर्क पर, यानी LAN इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू रो अबव अ गिवन रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 या किसी भी वर्जन में? MS एक्सेल में रो के ऊपर आपको एक रो जोड़नी है। टू ऐड अ न्यू रो अबव अ गिवन रो, एक रो आपको दी गई है, उसके ऊपर एक नई रो जोड़नी है आपको। कैसे जोड़ेंगे? ऊपर का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि आपके ऊपर क्या है, कुछ है, तो आप कहेंगे हवा है, और हवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर। और एयर को यहां क्या बोलते हैं? AIR, यानी ऑल्ट IR इज द करेक्ट आंसर, है ना? ये याद करने का तरीका है। एक्सेल शीट में
रो के ऊपर अगर आपको कोई रो जोड़नी है तो ऊपर से याद रखिएगा, ऊपर का मतलब हवा, हवा का मतलब एयर, और एयर का मतलब ऑल्ट आई आर। इस शॉर्टकट की का यूज करके आप एक रो को पहले सिलेक्ट करेंगे, जब AIR आप टाइप करेंगे शॉर्टकट की से तो एक उसके ऊपर एक नई रो जुड़ जाएगी, दैट इज ऑल्ट IR। वेरी गुड। नेक्स्ट, सिलेक्ट द प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड हेल्प्स टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर। उस प्रोटोकॉल का चयन करें जो कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने में सहायता करती है। फाइलों का ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल बनी है वो कौन सी है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग पर्पस, यानी द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। HTTP क्या है? बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, जिसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट वाली। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफर दी मेल्स, मेल्स को सेंड करने के लिए। IMAP और PUP3 टू एक्सेस दी या टू रिट्रीव दी मेल, मेल को एक्सेस या रिट्रीव करने के लिए। और TCP/IP क्या है? बैकबोन ऑफ दी प्रोटोकॉल, इंटरनेट की जो बैकबोन प्रोटोकॉल है वो है आपकी TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास B नेटवर्क? बताइएगा। क्लास B नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? आप जानते हैं डिफॉल्ट सबनेट मास्क का आंसर कैसे करना होता है। अगर क्लास A का पूछेंगे तो एक बार 255 होगा, फिर 000 होगा 3 बार। क्लास B का पूछेंगे तो 2 बार 255 होगा और 2 बार 0 होगा। क्लास C का पूछेंगे तो 3 बार 255 होगा और 1 बार 0 होगा। याद आया ना? तो क्लास B के केस में क्या होगा? 2 बार 255 और 2 बार 0। कहीं दिख रहा है? जी हां, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। जरा एक बार फिर से देखो, क्लास A के केस में 255 3 बार 0, क्लास B में 2 बार 255 2 बार 0, और क्लास C के केस में 3 बार 255 और 1 बार 0। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने पढ़ा था कि IP एड्रेस जो है वो 2 चीजों में डिवाइडेड होता है, 2 टाइप में डिवाइडेड होता है, एक नेटवर्क और एक होस्ट। तो क्लास A में 255 नेटवर्क वाला होगा और होस्ट आपके 00 होंगे। क्लास B में नेटवर्क 255 होगा और 00 आपके होस्ट होंगे। क्लास C में नेटवर्क का आईडी आपकी 255 और 255 होगी और लास्ट में क्या होगा? होस्ट, दैट इज 0, है ना? ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी हाइपरलिंक इन अ वर्कशीट आर देयर इन MS Excel 2021 या 365 या किसी भी वर्जन में? MS Excel 2021 या 365 या 2024 में कितनी वर्कशीट में हाइपरलिंक होती हैं? वर्कशीट में हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इन अ वर्कशीट, समझ में आ रहा है? आप जानते हैं कि हाइपरलिंक को लगाने की जो शॉर्टकट की है, हाइपरलिंक का मतलब लिंक जिसको आप नॉर्मल बोलते हैं, जिस पर क्लिक करके एक नया पेज खुल जाता है ना? एक नया पेज नेविगेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? Ctrl+K। वेरी गुड। और कह रहा है एक्सेल शीट में, एक वर्कशीट में कितनी हाइपरलिंक लगाई जा सकती है? आंसर है 65,530। 65,530 वर्कशीट्स को लगाया, हाइपरलिंक को लगाया जा सकता है वर्कशीट में। इतनी लिंक लगा सकते हैं 65,530 हाइपरलिंक इन एक वर्कशीट। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉलम विथ एंड रो हाइट इन MS Excel 365 2021 या किसी भी वर्जन में? कह रहे MS Excel के 365 2021 या 2024 में कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति की ऊंचाई कितनी है? कॉलम की विथ कितनी होती है? 255 कैरेक्टर्स की। एक कॉलम में कितनी विथ हो सकती है जिसमें 255 कैरेक्टर्स आ जाएं? और रो की हाइट कितनी होती है आपकी? 409 पॉइंट। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। कॉलम की कितनी चौड़ाई होती है? 255 कैरेक्टर्स के बराबर, और रो की हाइट कितनी होती है? 409 पॉइंट के बराबर। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डज द HTTP प्रोटोकॉल वर्क ऑन?
एचटीटीपी प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस परत पर काम करती है? जल्दी से बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसका पोर्ट नंबर 80 होता है, एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर 443 होता है। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल के आखिरी लेयर पर काम करती है, और आखिरी लेयर का मतलब एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर का मतलब 7th लेयर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब जरा इधर आओ, जो आपकी आखिरी लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, जिसे 7th लेयर बोलते हैं, इस पर कौन कौन सी प्रोटोकॉल काम करती हैं? जरा देख लो। एचटीटीपी, एसएमटीपी, एफटीपी, डीएनएस, पीओपी और टेलनेट, ये सब आपकी एप्लीकेशन लेयर पर ही काम करती हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट प्रोटोकॉल, एसएमटीपी मेल सेंड करने के लिए, एफटीपी फाइल ट्रांसफर वाली अपलोडिंग डाउनलोडिंग, डीएनएस डोमेन नेम जो आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करती है, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है ना, मेल को रिट्रीव करने वाली, और टेलनेट रिमोट लॉगिन वाली है ना, जो एक जगह पर बैठकर दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर पाए, रिमोट लॉगिन दैट इज वाया टेलनेट। टेली टाइप नेटवर्किंग इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा कि एप्लीकेशन लेयर पर इतनी प्रोटोकॉल्स आपकी काम करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज 32 बिट? निम्नलिखित में से कौन सा पता 32 बिट का होता है? हम जानते हैं 32 बिट होता है IPv4 एड्रेस, है ना, और IPv6 128 बिट का होता है, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। तो कह रहा है 32 बिट का क्या होगा? आईपी एड्रेस। कहीं दिया है आईपी एड्रेस? मैक है, वर्चुअल है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, है ना। बिल्कुल गलत, बधाई हो, क्योंकि 32 बिट की जब बात करते हैं तो नो डाउट आईपी एड्रेस होगा, लेकिन आईपी एड्रेस का क्या कोई और नाम भी है? हाँ, लॉजिकल एड्रेस। क्या लॉजिकल एड्रेस कहीं पर है? नहीं, तो यानी सर नन ऑफ दीज ही तो होगा। बालक सुनो, आईपी एड्रेस बोलें, लॉजिकल एड्रेस बोलें या वर्चुअल एड्रेस बोलें, बात एक ही है। ठीक, इसका मतलब आंसर इज वर्चुअल एड्रेस। आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस, दैट इज कॉल्ड योर आईपी एड्रेस। कितने बिट का? 32 बिट का। लेकिन अगर 32 बिट को अगर हम बाइट में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? 8 से डिवाइड कर दीजिए, 4 बाइट, है ना। कभी कभी बिट में ना देकर बाइट में पूछ लेते हैं, तो उस केस में आपको 8 से डिवाइड करना होता है बिट को, है ना, तब बाइट में मिल जाता है आंसर। और मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस, बर्न्ड इन एड्रेस, है ना, इस नाम से जाना जाता है। मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो किसके ऊपर लिखा होता है? एनआईसी कार्ड के ऊपर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर। मैक एड्रेस कितना बड़ा होता है टोटल? तो आप कहेंगे सर 12 डिजिट्स के बराबर, जिसमें 6 डिजिट क्या बताती हैं? OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, और बाकी की 6 डिजिट क्या बताती हैं? NIC कंट्रोलर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। क्लियर है? याद है ना सब कुछ? रजनीकांत हैं आप, है ना, सब याद रखते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी पिन्स डज RJ45 कंटेन? RJ45 में कितनी पिन होती हैं? 2, 4, 8, 10 या 16? RJ का मतलब रेडियो जॉकी, जी नहीं, रजिस्टर्ड जैक। RJ ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना, या लैन के केस में RJ45 कनेक्टर लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो लैन केबल के आगे जो कनेक्टर लगा होता है ना, दैट इज कॉल्ड RJ45। और इसमें टोटल कितनी पिन्स होती हैं? 8 पिन्स, है ना। इस तरीके का कनेक्टर लगा होता है आपका लैन केबल, ईथरनेट केबल के केस में, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड जैक 45। और इसमें टोटल कितनी पिन्स होती हैं? दैट इज 8। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच फंक्शन की एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन? कह रहे कौन सी ऐसी फंक्शन की है जो मेन्यू बार को एक्टिवेट करने में मदद करती है? और आप जानते हैं दैट इज F10 विच एक्टिवेट्स द मेन्यू बार। आप करके देख भी सकते हैं,
MS वर्ड ओपन करिए। सबसे ऊपर वाला बार होता है आपका टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे वाला बार होता है मेन्यू बार, जिसमें कमांड होते हैं आपके, फाइल है ना, ये वाला जो होम टैब, ये वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड अ मेन्यू बार। और इसको एक्टिवेट करने के लिए जो फंक्शन की होती है दैट इज F10। यस, नेक्स्ट, which shortcut key is used in MS Word 365 to change the text to all uppercase? MS Word 365 या किसी भी वर्जन में पूछ सकते हैं, टेक्स्ट को सभी अपर केस में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। यानी जो आपके टेक्स्ट थे वो स्मॉलर केस में थे, उसे अपर केस में करना है, कैसे करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट ए की मदद से। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। अब जरा समझो, आप जानते हैं कि MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में जो चेंज केस होता है जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 है, जानते हैं ना? सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड या टॉगल केस, शिफ्ट F3 की मदद से इसको आप चेंज करते। और ये जो चेंज केस हैं इसमें अगर आपको लोअर केस से अपर केस में बदलना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल शिफ्ट ए। वेयर डू ब्लैक लिस्टेड ईमेल गो? कई बार आपके पास जो मेल हैं वो ऐसी जगह से आ जाते हैं जो जिनको आप नहीं चाहते, है ना? काफी बेकार से मेल होते हैं, कई बार प्रमोशन रिलेटेड मेल होते हैं, कई बार ऑफर रिलेटेड मेल होते हैं, है ना? तो आप चाहते हैं ऐसे मेल मेरे पास में ना आए, तो आप उनको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। तो कह रहे जब आप एक बार मेल को ब्लैकलिस्ट करेंगे तो बाकी के मेल आपके कहां चले जाएंगे? ब्लैकलिस्ट वाले जो उस आईडी से आ रहे होंगे, ऑटोमेटिकली गोज अंडर दी स्पैम फोल्डर, है ना? वो सब आपके कहां चले जाएंगे? स्पैम फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। तो वेयर डू ब्लैकलिस्ट किए हुए मेल्स गो? अंडर दी स्पैम फोल्डर, जिसको जंक मेल भी बोलते हैं, है ना? स्पैम मेल मींस अनवांटेड मेल, दैट इज कॉल्ड जंक मेल। नेक्स्ट, स्टोरेज विच इज लोकेटेड आउटसाइड दी CPU इज कॉल्ड? स्टोरेज जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाहर स्थित होती है उसे क्या बोलते हैं? CPU के अंदर जो मेमोरी होती है उसे रजिस्टर बोलते हैं, है ना? जो कि फास्टेस्ट मेमोरी है, आप जानते हैं उसको। लेकिन जो CPU के बाहर वाली जो लोकेशन है, जो स्टोरेज है, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी मेमोरी। द मेमोरी विच इज आउटसाइड द CPU, वो स्टोरेज, वो मेमोरी जो कि CPU के बाहर है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी। जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD, SSD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, है ना? दीज ऑल आर कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, या सेकेंडरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं, या बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हैं, या सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। लेकिन जो CPU के साथ जुड़ी हुई है ना, उसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। रैम और रोम जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड है या जो CPU के अंदर है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर? कह रहे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? अगर कुल आप काउंट करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम 7 प्रकार के हैं। हाला फॉर अ रीजन। कौन कौन से? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कुल मिला के कितने हो गए? दैट इज 7। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? जो धीरे काम करता है, बैचेस में काम करता है। मल्टीटास्किंग का मतलब जो सर्वर को सपोर्ट करे, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइप। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब जो कई सारी प्रोसेसिंग को एक साथ करे, जैसे सर्वर रिलेटेड या लाइनेक्स जो मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। रियल टाइम का मतलब जो ऑन द स्पॉट, रियल टाइम तुरंत प्रोसेसिंग करे, जैसे ATM मशीन या रोबोट्स के केस में। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूट करके चीजों को मैनेज करे, जैसे क्रिप्टो करेंसी के केस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ना? अलग अलग कर दिया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जैसे एंड्रॉइड है, iOS है ना? दैट इज कॉल्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश इज द हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहे ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय क्या है?
कर्नल, जहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, वही तो हार्ट होगा। तो आंसर इज व्हाट? दैट इज कर्नल इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग लागू नहीं करता? हम जानते हैं केवल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है यहां पर जो मल्टीटास्किंग नहीं करता, जो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग अप्लाई करता है। MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है। वेरी गुड। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड टू ऑपरेट द मोबाइल फोन। कह रहे मोबाइल फोन में संचालित करने के लिए प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है? स्मार्ट कार्ड, एम्बेडेड, मल्टी यूजर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव? करेक्ट आंसर होगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल फोन का मतलब एंड्रॉयड या iOS, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं? एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब जिनको स्पेशलाइज किया जाता है डिवाइस के लिए, जैसे कार में लगा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? एम्बेडेड। वॉशिंग मशीन में चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? एम्बेडेड। यानी जिसको कॉन्फ़िगर किया गया है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे PDA भी बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, कह रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर में प्रयोग किया जाता है। तो क्या ये मल्टी यूजर होगा? हाँ। क्या ये मल्टीटास्किंग होगा? हाँ। क्या ये टाइम शेयरिंग भी होगा? नहीं। यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है लिखा गया था? मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, तीनों हैं। क्यों टाइम शेयरिंग है? क्योंकि जो सर्वर में यूज होगा वो टाइम शेयरिंग भी तो होगा, ये रियल टाइम नहीं होता है ना। हमने जो यहां पर जल्दी में समझ लिया वो था रियल टाइम। एक क्वेश्चन आता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है, टाइम शेयरिंग भी है, लेकिन रियल टाइम नहीं है ना, ये याद रखिएगा। अब देखो टाइम शेयरिंग क्यों? सर्वर में यूज होने का मतलब कि जब हम सपोज करिए मैंने सर्वर से कहा कि मुझे facebook.com ओपन कर दीजिए, तो क्या वो फेसबुक मेरे लिए ओपन कर देगा? बिल्कुल कर देगा। लेकिन एक समय पर क्या मैं ही फेसबुक ओपन करूंगा? नहीं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे लोग उसी समय फेसबुक ओपन कर रहे होंगे, तो क्या सर्वर मना कर देगा बाकियों को कि नहीं आप ओपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सचिन सर ओपन कर रहे हैं? या मुझे मना कर देगा कि आप ओपन नहीं कर सकते, बाकी लोग कर रहे हैं? जी नहीं। वो टाइम शेयरिंग पर काम करेगा, जिसे हम लोग राउंड रॉबिन अप्रोच भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा राउंड रॉबिन अप्रोच, है ना, जो कि टाइम शेयरिंग पर ही काम करता है। एक फिक्स टाइम क्वांटम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि इतने सेकंड के लिए हम अपने सर्वर को सबको दे देंगे, है ना। दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड क्वांटम अप्रोच, राउंड रॉबिन अप्रोच। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है और टाइम शेयरिंग भी है। लाइनेक्स भी मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है, टाइम शेयरिंग भी है, लेकिन रियल टाइम नहीं है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द चंक ऑफ मेमोरी आर नोन एज, कह रहे मेमोरी के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? फ्रेम्स। छोटी छोटी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम्स बोलते हैं। चंक यानी टुकड़ों को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्रेम, है ना, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता का उदाहरण है? समझिएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, या जो सिस्टम की गतिविधि या परफॉर्मेंस या स्पीड को बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें यूटिलिटी बोलेंगे? एंटीवायरस, परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, है ना, वायरस आने से रोकेगा, एंटीवायरस हो गया। डिस्क क्लीनर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ये सब आपके कैसे होते हैं? यूटिलिटी होते हैं। डिस्क बैकअप, डिस्क क्लीनर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर या एंटीवायरस, दीज आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। समझ में आ गया?
तो आंसर क्या होगा? एंटीवायरस। कंपाइलर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ड्राइवर्स क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन एंटीवायरस क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नॉर्टन, मैकेफी, कैस्परस्काई, एवीजी, एवास्ट, अवीरा, नॉड 32, बिट डिफेंडर, ट्रेंड, एफ सिक्योर, ESET, जी डेटा, ये सब आपके एंटीवायरस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, डैश इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एंड फोल्डर मैनेजर। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल और फोल्डर मैनेजर है। बहुत बढ़िया, समझ गए ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारी फाइल्स और फोल्डर मैनेज होते हैं वो कहां पर होते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, या ऑल ऑफ दीज? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। बहुत बढ़िया, द करेक्ट आंसर इज विंडोज एक्सप्लोरर, जिसको फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। आप जानते हैं कि फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करने का तरीका क्या है? सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, है ना, यहां पर रख दें तो मैनेज हो जाएगा फोल्डर के अंदर फाइल्स को। बिल्कुल, और इस जगह को क्या बोलते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। यस, और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? विंडोज प्लस ई टू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर। नेक्स्ट, ए ड्राइव एंड बी ड्राइव इन अ कंप्यूटर इज रिजर्व्ड फॉर। कंप्यूटर में ए ड्राइव और बी ड्राइव किसके लिए आरक्षित होती है? हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में शुरुआत होती है सी ड्राइव से। क्यों? क्योंकि हम लोग के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, SSD होती है, जो कि सी ड्राइव लेती है। लेकिन ए ड्राइव और बी ड्राइव लेती है फ्लॉपी डिस्क। तो आंसर क्या फ्लॉपी डिस्क है? जी हां। और आजकल फ्लॉपी डिस्क यूज नहीं होती, तो हमारा कंप्यूटर किस ड्राइव से शुरू होता है? सी ड्राइव से। पहले के समय में फ्लॉपी डिस्क लगी होती थी, जो ए ड्राइव और बी ड्राइव आपकी लेती थी। क्लियर है? नेक्स्ट, What type of virus uses computer host to reproduce itself? किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को उत्पन्न करने के लिए, बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना मनुष्य की किसी तरीके से दखल दिए बिना। कौन करेगा? वॉर्म करेगा। राइट वंस रीड मैनी। मालूम है ना आपको वॉर्म और वायरस में डिफरेंस? वायरस में ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है, मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन वॉर्म अपने आप काम करेगा, स्वतंत्र काम करेगा, इंडिपेंडेंट काम करेगा। वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS Excel 2021? कितने सेल रेफरेंस होते हैं? 3 तरीके के। कौन कौन से? बहुत बढ़िया, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। एब्सोल्यूट में क्या होगा? दोनों में डॉलर का प्रयोग होगा, रो के साथ और कॉलम के साथ दोनों में डॉलर लगेगा, यानी $A $9 इज एब्सोल्यूट। A9 क्या है? रिलेटिव। $9 क्या है? दैट इज एब्सोल्यूट, नहीं मिक्स्ड, है ना। $9 इज मिक्स्ड, या $A9 होता तो वो भी मिक्स्ड का एग्जाम्पल है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अ बाइट कैन होल्ड 1 डैश ऑफ डेटा। एक बाइट में कितना डेटा आता है? 1 बाइट होल्ड, 1 बाइट का मतलब 8 बिट। एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? 8 बिट। और 8 बिट का मतलब 1 कैरेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। अ बाइट कैन होल्ड 1 कैरेक्टर ऑफ डेटा। वेरी गुड बेटा। अगला देखो, हाउ डू यू फ्रीज पेन इन एक्सेल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। फ्रीज पेन, वी लुकअप, एच लुकअप, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप एक्सेल में पेन को फ्रीज कैसे करेंगे? फ्रीज पेन का मतलब जानते हैं ना, कि चाहे आप स्क्रॉल करें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आपकी जो रो या कॉलम है वो फिक्स कर देता है फ्रीज पेन। तो फ्रीज पेन का मतलब होता है गो टू द व्यू टैब, व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद फ्रीज पेन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रीज पेन हमें किस टैब में मिलता है? व्यू टैब में। और व्यू टैब के बाद में फ्रीज पेन के ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो फ्रीज पेन एक्टिवेट हो जाएगा। देखो, अब जो ऊपर वाली कॉलम है जहां लिखा हुआ है फ्रूट,
प्राइस यूनिट, यूनिट और टोटल कॉस्ट। तो हमने ऊपर वाली कॉलम को देखो क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब अगर हम डेटा को ऊपर नीचे कर रहे हैं या पेज को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो आप देखो जो हमारा पहला वाला है ना, जो पहली कॉलम है, क्या वो हिल रही है? नहीं, वो फिक्स है, यानी उसको हमने फ्रीज कर दिया, उसको जमा दिया, है ना। फ्रीज का मतलब जमाना, उसको जमा दिया कि तुम हिलोगी नहीं अपनी जगह से, है ना। दैट इज कॉल्ड फ्रीज पेन। व्यू टैब पर क्लिक किया, फ्रीज पेन पे क्लिक किया। फ्रीज पेन पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, ये ध्यान से देखो। पहला है अनफ्रीज पेन, या अगर हमने फ्रीज नहीं किया होगा तो फ्रीज पेन आ जाएगा, और इस पर क्लिक करके हम अनफ्रीज भी कर सकते हैं। फिर फ्रीज टॉप रो, अगर हमें सिर्फ ऊपर वाली रो को फ्रीज करना है तो फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कर देंगे। अगर हमें ऊपर वाली कॉलम को फिक्स करना है या फ्रीज करना है तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर देंगे। तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, फ्रीज पेन, अनफ्रीज पेन एक ही में आता है, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सा टैब? व्यू टैब। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्वांटम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? क्वांटम कंप्यूटर मतलब जो जटिल समस्याओं को हल करे, दैट इज कॉल्ड अ क्वांटम टेक्नोलॉजी। और क्वांटम टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में बनी? फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में नॉलेज बेस्ड सिस्टम, रोबोट, है ना, ये सब आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ का पार्ट है, और सिक्स्थ में बना क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इज क्वांटम टेक्नोलॉजी फॉर दी 6th जनरेशन, है ना। एक नई जनरेशन बनाई गई जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी को रखा गया, दैट इज कॉल्ड अ 6th जनरेशन। क्या ये बात समझ में आई? याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 जो कि है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पढ़िए क्वेश्चन को। डैश इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट में वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल। डैश 2 नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम करता है। क्या बोलते हैं उसको? हब, स्विच, गेटवे, राउटर या ब्रिज। क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? डिफरेंट, अलग नेटवर्किंग, अलग प्रोटोकॉल, अलग टोपोलॉजी। अगर डिफरेंट मिलेगा तो आंसर क्या होगा बताइएगा, और अगर डिफरेंट ना मिलके अगर सेम दिया होता तो आंसर क्या होता ये भी बताइएगा। समझाया है ना ट्रिक के साथ कि डिफरेंट हो तो आंसर क्या होगा, सेम हो तो कौन सी डिवाइस होगा। याद है तो बिल्कुल बताइएगा कि आंसर हब है, स्विच है, गेटवे है, राउटर है या ब्रिज है, या आता है बताएंगे नहीं, है ना। वॉट एवर इज द आंसर, कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स गाइज। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर चाहते हैं कंप्यूटर को बेसिक लेवल से टॉपिक वाइज पढ़ना विद वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट के साथ, बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक कवर करना, तो आप जुड़ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर यूपी SSSC के इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ, जिसकी वैलिडिटी है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाउ इज योर कॉन्फिडेंस लेवल? क्या कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ रहा है ना, हाँ या ना? ये भी मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। थैंक यू वेरी मच।